नमस्कार, एक्सप्रेस एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अग्निहोत्री। एजेंडा में हम बात करेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन की, जिसमें शिरकत करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और अमिताभ बच्चन भोपाल आएंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अमित जोगी पर आरोप है कि वो लगातार पार्टी के नियमों की उपेक्षा कर रहे हैं। इधर बीजेपी के 3 दिग्गज सीएम शिवराज, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय मंत्री उमा भारती उज्जैन पहुंची और उन्होंने महाकाल के दर्शन किए। तो आइए शुरू करते हैं एक्सप्रेस एजेंडा। एजेंडा में सबसे पहले बड़ी खबरों की 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर भोपाल में होने वाले विश्व हिंदी सम्मेलन की, जिसकी तैयारियों का जायजा लिया केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और वीके सिंह ने। दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ की, जहां अमित जोगी अपने पिता अजीत जोगी के नक्शे पर आगे बढ़ रहे हैं। ताजा विवाद अमित जोगी के पार्टी में बिना अनुमति पत्थल गांव में एक किसान के घर जाने पर शुरू हुआ। तीसरी और आखिरी तस्वीर उज्जैन की है, जहां 3 दिग्गज उमा, शिव और कैलाश महाकाल की शरण में पहुंचे। व्यापम घोटाले को लेकर जब मध्य प्रदेश चर्चा में है और शिवराज ने निकाय चुनाव में जीत दर्ज कर सारे कयासों पर विराम लगाने की कोशिश की है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को सफल बनाने की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। मौका होगा विश्व हिंदी सम्मेलन का, जब 10 सितंबर को मोदी शुभारंभ करेंगे और समापन में राजनाथ सिंह के साथ साथ अमिताभ बच्चन भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के अध्यक्ष चुने जाने पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हिंदी का ऐसा जुनून, ऐसा प्यार कि संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी हिंदी में भाषण दिया पीएम मोदी ने। सभी उनकी तरफ उत्सुकता से देख रहे थे और ऐसे सुन रहे थे जैसे हिंदी के पूरे भाषण को रियल टाइम में ही कंठस्थ कर लेंगे। अब मध्य प्रदेश में विश्व हिंदी सम्मेलन होना है 10 से 12 सितंबर तक, तो पीएम मोदी कैसे न आते। सम्मेलन का उद्घाटन भी वही करेंगे। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी आएंगे समापन में। इसके अलावा 150 देशों के 500 से ज्यादा मेहमान भी। तैयारियां चल रही हैं सम्मेलन की। सीएम शिवराज सिंह मेजबान हैं, तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मध्य प्रदेश से ही सांसद हैं। कोई कसर न छूटे तो खुद मोर्चा संभाल रहे हैं। फिर व्यापम फर्जीवाड़े से दुनिया भर में हुई किरकिरी के बाद सूबे की छवि भी तो सुधारना है। भोपाल में केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के बंगले पर बैठक हुई, जिसमें कार्यक्रम को लेकर चर्चा भी की गई। इसका आयोजन 10, 11, 12 सितंबर का है। हमें आशा है कि 10 तारीख को जब इसका उद्घाटन होगा, उस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और इसी प्रकार जब इसकी समाप्ति होगी तो हमें आशा है कि हमारे गृह मंत्री उस मौके पर मौजूद होंगे। भीड़ तो काफी होगी अगले महीने होने वाले इस सम्मेलन में, मगर कितनी ये विदेश मंत्रालय को भी नहीं पता। इतना जरूर कहा गया कि भोपाल वीआईपी सेंटर होगा इस हफ्ते। जितने भी देश जहां पर हिंदी का प्रयोग उनके लोग करते हैं आपस के अंदर, या उनके लोग भारत से गए हैं, ऐसे सब देशों के अंदर से यहाँ पे उनकी नुमाइंदगी होगी। और अभी पंजीकरण चल रहा है। हर 3 साल में होने वाले इस सम्मेलन में इस बार हिंदी के विस्तार और संभावनाओं पर चर्चा होगी, मगर सरकार के लिए व्यापम फर्जीवाड़े को लेकर हुई किरकिरी के बाद इमेज सुधारने की संभावनाओं से ये कम नहीं। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया। एक्सप्रेस एजेंडा में चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी। इसके साथ ही भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी एक्सप्रेस रिपोर्टर प्रभु पटेरिया और साथ में राज्यसभा सांसद अनिल माधव दवे जी। दोनों का स्वागत है। अनिल दवे जी के पास हम चलते हैं। दवे साहब, आज मीटिंग हुई सुषमा स्वराज के यहाँ, आप क्या सोचते हैं कि आखिर जो एजेंडा है वो क्या है? विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन को लाया जा रहा है, भोपाल में हो रहा है। आपके सामने हिंदी को लेकर के चुनौतियां क्या हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं विश्व को?
मुझे लगता है इस हिंदी सम्मेलन का जो मूल विषय है हिंदी विस्तार और संभावनाएं, आज 64-65 साल बाद में हमको इस बात पर विचार करना पड़ रहा है कि हिंदी जो है वो सहज, सरल और सुगम कैसे बने, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। और हिंदी के नाम पर जो इंग्लिश शुरू हुई है और जिस ढंग से हमारी बोलचाल की भाषा के अंदर विदेशी शब्दों का प्रवेश हुआ है और जिस ढंग से हम धीरे धीरे हिंदी से दूर होते जा रहे हैं, इन सब बातों पर विचार करने के लिए सम्मेलन भोपाल की धरती पर होने वाला है। और मुझे लगता है कि भविष्य में हिंदी की प्रगति, उसकी संभावनाएं, उसका विस्तार और विकास इस सम्मेलन की उपज होगी। 3 दिन का जो कार्यक्रम है उसको बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? उद्घाटन 10 तारीख को सुबह 10:30 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। उसके बाद में समानांतर सत्रों की रचना बनी है जिसके अंदर अलग अलग क्षेत्रों में हिंदी की क्या भूमिका है, सरकार के तंत्र में क्या भूमिका है, आईटी के क्षेत्र में क्या भूमिका है, शिक्षा में क्या भूमिका है, और इस प्रकार से औद्योगिक जो संस्थान है उसके अंदर कहाँ हिंदी खड़ी है। इस प्रकार के सारे जो विषय हैं, पत्रकारिता का जैसे विषय लीजिए तो उसके अंदर हिंदी की स्थिति कैसी है। आज हम तरसते हैं राजेंद्र माथुर जैसे संपादकों और पत्रकारों के लिए जो शब्दों और मात्राओं के लिए इतना संघर्ष करते थे, और इंग्लिश तो छोड़िए, कठिन हिंदी छोड़िए, बहुत सरल हिंदी के लिए वो आग्रही रहते थे। दवे साहब, तो हम उसकी तलाश करेंगे। आपने हमारी बिरादरी पर ही सवाल खड़ा किया, उनको याद किया है, महत्व को रेखांकित कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी तो अपेक्षा होगी, उनकी सरकार की जो योजनाएं हैं, मेक इन इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, ये सब नाम हिंदी में भी तो दिए जा सकते थे। हाँ बिल्कुल, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अंग्रेजी से बुराई नहीं है, हम अंग्रेजी से परहेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिंदी से अगर प्रेम कम है और हिंदी को इंग्लिश बनाने की अगर कोशिश होती है, हिंदी को हिंदी नहीं रहने देने की कोशिश होती है, वो चिंता का विषय है। धारा प्रवाह में अंग्रेजी बोलना कोई गलत नहीं है, अंग्रेजी भाषा अच्छी है और बहुत सुंदर भाषा है। हमें भाषा से संघर्ष नहीं करना है, हमें भाषा में जो भ्रष्टता आई है उससे संघर्ष करना है। हिंदी की बात चल रही है, मध्य प्रदेश में जो माहौल था व्यापम को लेकर के, अब पूरा मध्य प्रदेश के पर जो नज़र थी देश दुनिया की, अब पूरे विश्व की नज़र फिर एक बार भोपाल में आपके सम्मेलन पे होगी। कहीं कोई नई चुनौती तो खड़ी नहीं होगी व्यापम को लेकर के? नहीं, कोई नई चुनौती खड़ी नहीं होगी, और ये सब चलता रहता है। गमी के बाद अगर कोई कहेगा कि घर में कोई बच्चा जन्म लिया है तो ये कोई उसकी उपज तो नहीं है, अरे भाई ये सब तो होता ही रहता है, संसार के अंदर आना जाना चलता रहता है, वाद प्रतिवाद चलते रहते हैं। चलिए दवे जी, हम आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, हमारे सहयोगी प्रभु पटेल जी साथ में जुड़ गए हैं। प्रभु जी, क्या चुनौतियां होंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और व्यापम को लेकर के मध्य प्रदेश ज्यादा चर्चा में है? राकेश जी, विश्व हिंदी सम्मेलन का व्यापम से सीधा कोई लेना देना नहीं है। व्यापम एक अलग मामला है, विश्व हिंदी सम्मेलन की रूपरेखा पहले बन चुकी थी, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश को व्यापम के बाद जो बदनामी मिली है उसको विश्व हिंदी सम्मेलन जैसे एक बड़ा आयोजन जिसमें कई देशों के प्रतिनिधि आएंगे और देश के भी नामचीन लोग आएंगे, प्रधानमंत्री खुद उसमें मौजूद रहने वाले हैं, अमिताभ बच्चन आने वाले हैं, ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियतों की मौजूदगी में मध्य प्रदेश एक बड़ा आयोजन कर कुछ हिंदी को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा आयोजन करके अपने एक अलग छवि दिखा सकता है कि मध्य प्रदेश में इस बदनामी के सिवा भी बहुत कुछ अच्छा है। मध्य प्रदेश की सारी अपेक्षाओं पर लोगों की खरा उतरने की कोशिश कर सकता है। ये तमाम प्रयास इस सम्मेलन को लेकर किए जा रहे हैं। चलिए हम रंजन जी के पास चलते हैं। रंजन जी, आप क्या सोचते हैं, जो प्रभु जी कह रहे हैं या जो दवे साहब ने कहा, इसके अलावा भी कोई गुंजाइश या कोई सवाल खड़े होते हैं इस कार्यक्रम को लेकर के या अपेक्षाएं? दवे साहब ने अच्छी बात कही कि 65 साल के बाद भी आज हमें चिंता करना पड़ रहा है हिंदी सुगम और सरल कैसे हो। बाकी चिंता का विषय, हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, चिंता का विषय है। प्रभु जी का जो कहना था कि एक इवेंट हो रहा है, इसके जरिए मध्य प्रदेश सरकार अपनी इमेज को अच्छा करने की कोशिश करेगी, मतलब प्रदेश की इमेज को, तो वाकई व्यापम को लेकर के काफ़ी बदनामी हुई है पूरे कंट्री में, पूरे विश्व कैपिटल पे, और एक संयोग है कि विश्व के लोग आ रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में। मुझे लगता है कि ये ऐसा इवेंट है, ऐसे कई इवेंट
मतलब इसको सरकार को जरूरत है कि ऐसे इवेंट हो, ऐसे प्रोग्राम जिसके जरिए ये जो बदनामी हुई है, दाग हुआ है, धुला जा सके। लेकिन जो आपने एक बात कही थी व्यापम को लेकर के, व्यापम को लेकर भी चिंता के छड़क भी होंगे। देखिए लगातार 3 दिन का प्रोग्राम है, बड़े बड़े महारथी रहेंगे यहाँ पे, तो सरकार के लिए चिंता का क्षण भी रहेगा, कोई ऐसी घटना ना हो जाए, कोई ऐसा बवाल न खड़ा हो जाए, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी ना हो जाए व्यापम को लेकर के जिससे बदनामी और बढ़ जाए। तो दोनों दुधारू तलवार है, जहाँ सरकार को जरूरत है ऐसे इवेंट की, वहाँ एक चिंता का कारण भी रहेगा कि ऐसी कोई घटना ना हो जाए जिससे एक बदनामी और बढ़ जाए। एक बार फिर हम दवे साहब के पास चलते। दवे जी, अभी तक की उपलब्धियां क्या हैं, ऐसे कार्यक्रम जो हर साल होते रहे या जब भी ये हुए हैं सम्मेलन? एक बात तो जो अच्छी है कि इस प्रकार के सम्मेलनों के आयोजन होने से हिंदी पर विचार विनिमय करने के लिए देश दुनिया के जो हिंदी के जानकार लोग हैं वो सब इकट्ठे होते हैं, एक साथ आते हैं और चिंतन करते हैं। लेकिन अब ये सम्मेलन किसी पुस्तक मेले या किसी साहित्य सम्मेलन से बहुत आगे जा करके हिंदी को जन जन की भाषा और हिंदी को कामकाज की भाषा और हिंदी को सरकार की भाषा, हिंदी को दैनिक जीवन की भाषा बनाने की ओर हम जो नई रास्ता खोज रहे हैं। हमारी चिंता ये नहीं है कि हम यूनाइटेड नेशन की भाषा हिंदी बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। हमारी चिंता ये है कि हमारी घरों की भाषा हिंदी है कि नहीं है, हमारी जुबान की भाषा हिंदी है कि नहीं। अगर इतना होता है तो मुझे लगता है कि बहुत लंबा रास्ता ये सम्मेलन तय कर लेगा। प्रभु जी, कोई आपकी जिज्ञासा हो तो आप अनिल दवे जी से सवाल कर सकते हैं। मैं राकेश जी, मैं दवे जी से ये जानना चाहता हूँ कि भारत का जब संविधान बना था, भारत आजाद होने के बाद जो हिंदी अपनाई गई थी, वो हिंदी इतनी क्लिष्ट है कि जो नौकरशाही है वो हिंदी के बजाय अंग्रेजी का प्रयोग करना पसंद करते हैं। मैं दवे जी से एक चीज और जानना चाहता हूँ, क्या केंद्र सरकार ऐसा कोई आदेश अध्यादेश लाए कि जितने भी भारत के राज्यों के साथ पत्र व्यवहार हो केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, वो हिंदी में हो, उसके साथ अंग्रेजी की कॉपी भेज दी जाए। मूल कॉपी हिंदी में का प्रयोग यदि सरकार के स्तर पे होगा तो शायद पूरी दुनिया में हिंदी को नया मान मिलेगा और भारत में भी हिंदी जन जन की भाषा बन पाएगी। चलिए दवे जी थोड़ा सा बताएंगे, जिज्ञासा हम लोगों की दूर हो। मुझे लगता है कि हिंदी और उसकी जो सहेली भाषाएं हैं, मैं हिंदी को बड़ी बहन और बाकी भारतीय भाषाओं को छोटी बहन ऐसा संबोधन कभी नहीं करता। हिंदी है और हिंदी की सहेली भाषाएं हैं जो भारतीय भाषाएं हैं। इसलिए पत्राचार के माध्यम से अगर भारत की जो प्रादेशिक भाषाएं हैं उनका भी विस्तार होना चाहिए, क्योंकि उसके विस्तार में ही हिंदी का विस्तार निहित है। इसलिए प्रदेश के अलग अलग राज्यों में चलने वाली भाषाएं हिंदी की सहोदर सहेली भाषाएं हैं। चलिए समय अभाव है। अनिल दवे जी, आपका भी शुक्रिया। प्रभु पटरिया जी, आप भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जब दुबई में भारतीयों का दिल जीत रहे हैं, तब भोपाल में उनकी यात्रा को सफल बनाने की तैयारियां लगभग अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और वीके सिंह ने बाकायदा इन तैयारियों का जायजा लिया है। मोदी समेत विश्व के करीब 50 दिग्गज विश्व हिंदी सम्मेलन में हिंदी के महत्व को रेखांकित करेंगे। बीजेपी का संघ और हिंदी प्रेम किसी से छुपा नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल खड़े होना लाजमी है कि मोदी बतौर प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के विजन को आगे बढ़ाने के लिए जिन योजनाओं का ऐलान करते हैं उनमें अधिकांश अंग्रेजी नाम से जाने जाती हैं, चाहे फिर वो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया या फिर 15 अगस्त को मोदी द्वारा की गई स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया ही क्यों ना हो। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी के नक्शे कदम पर क्यों चल रहे हैं उनके विधायक पुत्र अमित जोगी। वो नई उजली किरण, वो महकते गुलशन, वो गंगा जमुनी तहजीब, वो पहली दस्तक, वो मासूम उबासी, वो उंगली थाम कर चलता बचपन, नए दिन का खुशनुमा आगाज। एक्सप्रेस सवेरा देखिए सुबह 8 बजे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये तो बात हुई मोदी के हिंदी प्रेम की। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की राह पर आगे बढ़ रहे उनके विधायक पुत्र अमित जोगी की, जो संगठन को खुला चैलेंज देते नजर आ रहे हैं। अमित जोगी ने पिछले 2 महीनों में एक नहीं कई बार ऐसे काम किए हैं जिससे यही लगता है कि अमित जोगी अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। क्या संगठन से बड़े हो गए हैं अमित जोगी? क्या अजीत जोगी की राह पकड़ ली है जूनियर जोगी ने? क्या फिर नियम कायदों की कोई परवाह ही नहीं है? ऐसे न जाने कितने सवाल अमित जोगी के पत्थलगांव दौरे को लेकर उठ रहे हैं। पार्टी ने सख्त हिदायत दी थी, सर्कुलर भी जारी हुआ था कि दूसरे विधायक के क्षेत्र में जाने से पहले पार्टी से परमिशन ले लें। लेकिन लगता है अमित जोगी ने अपने पापा की राह पकड़ ली। साफ है कि संगठन से पंगा लेने के लिए उन्हें कोई गुरेज नहीं है। मामले बताते हैं कि अमित जोगी की पहचान अब बागी नेताओं के रूप में बनने लगी है। सीतापुर विधानसभा में संगठन की बिना परमिशन के दौरा करने पहुंचे और भूख हड़ताल पर बैठ गए। नेता विपक्ष टीएस सिंहदेव का इलाका है, जब जाहिर है जोगी खेमा और टीएस सिंहदेव के बीच 36 का आंकड़ा है। अमित जोगी यही नहीं रुके। कोरबा में मुआवजा न मिलने से परेशान एक किसान की खुदकुशी के बाद अमित जोगी बिना इजाजत के कोरबा पहुंच गए। कोरबा चरणदास महंत का इलाका है और दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं छुआते। कुछ दिनों पहले ही टीएस सिंहदेव ने पत्र जारी कर सभी विधायकों को सर्कुलर जारी किया था, लेकिन बावजूद इसके अमित जोगी ने पत्थलगांव का दौरा किया। हालांकि ये राजनीतिक नहीं था, लिहाजा संगठन तय नहीं कर पा रहा है कि इस मसले पर किस तरह का नोटिस अमित जोगी को दिया जाए या नहीं। ये परिपत्र नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जारी हुआ है और यदि इस प्रकार से कोई शिकायत मिलती है और नेता प्रतिपक्ष किसी प्रकार की कोई अनुशंसा करे तो इस मामले में पार्टी निश्चित रूप से बहुत गंभीरता से लेगी। इसे संगठन की मजबूरी माने या जोगी खेमे की मजबूती, लेकिन जिस तरह से अमित जोगी एक के बाद एक नाफरमानी कर रहे हैं, उससे तो ये साफ जाहिर है कि जूनियर जोगी भी अपने पिता अजीत जोगी की तरह संगठन की हैसियत को टटोलना चाहते हैं। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्येंद्र कुमार सिंह। इस खबर में हमारे साथ सीधे रायपुर से जुड़ गए हमारे सहयोगी सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र, अजीत जोगी से तो अभी निपट ही नहीं पाई है आपके संगठन, और अब उनके पुत्र विधायक ने भी एक नई परेशानी खड़ी कर दी है, लेकिन गेंद कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष के पाले में डाल दी गई है कि वो क्या कहते हैं इस मामले में। देखिए राकेश जी, इन तमाम मुद्दों पर संगठन और टीएस सीधे, भूपेश बघेल, ये सारे लोग एक ही पंक्ति के नेता माने जाते हैं। टीएस सीधे मतलब संगठन, भूपेश बघेल मतलब संगठन, और बाकी का जो इलाका आता है वो चरणदास महंत में पड़ जाता है, कुछ अजीत जोगी के खेमे में आता है। विद्याचरण शुक्ल चूंकि अब नहीं रहे, उनका खेमा सिमटता गया है, लेकिन बावजूद जो बाकी का जो संगठन खेमा जो कहलाता है, इन्हीं दोनों बड़े नेताओं की इर्द गिर्द नजर आता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अजीत जोगी या अमित जोगी पर जब भी कार्रवाई की बात होती है, अगर टीएस सीधे से सवाल पूछा जाता है तो संगठन पर टाल दिया जाता, मतलब भूपेश बघेल पर टाल दिया जाता। भूपेश बघेल टीएस सीधे पर टालते हैं, और जब दोनों एक साथ मौजूद होते हैं और उनसे ये सवाल पूछा जाता है तो फिर वो आला कमान पर टाल दिया जाता है। तो हमें लगता है कि अजीत जोगी का कद इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि हमें लगता है कि संगठन उन पर हाथ डालने से हमेशा से गुरेज करता रहा, और इस बार भी हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कार्रवाई करने की या सख्ती के मूड में नजर आ रहा है। मतलब कम से कम अनुशासन के मापदंड पर जोगी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, चाहे वो पिता हो चाहे पुत्र हो। कहा तो यही जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार अमित जोगी एक के बाद एक संगठन के नियम कानून को धता बता रहे हैं, और लगातार संगठन ने ये सीधे तौर पर ये पाबंदी नहीं लगाई है कि आप नहीं जा सकते। चलिए सत्येंद्र जी, समय अभाव है, माफी चाहूंगा आपसे। रंजन जी, आप क्या सोचते हैं? अभी तक तो अजीत जोगी से अब उनके पुत्र से परेशान है संगठन। राकेश जी, देखिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अजीत जोगी अभी साइडलाइन चल रहे हैं, तो उनका एक अंदर से डिस्प्रेशन है कि वो अपने आप को रिवाइव करें, खुद करना चाहते हैं और पुत्र के माध्यम से करना चाहते हैं। और कांग्रेस में ये अनुशासनहीनता कहें या लैक ऑफ डिसिप्लिन कहें, ये डेमोक्रेसी है या उसकी ताकत है
ये अक्सर देखने में आता है। और मुझे लगता नहीं कि एक्शन कुछ ले पाएंगे उनके खिलाफ, क्योंकि कांग्रेस हाईकमांड अभी कमज़ोर है। कई जगह आपकी सरकार नहीं है, छत्तीसगढ़ में कमज़ोर आप हैं, मध्य प्रदेश में कमज़ोर आप हैं। तो ऐसे में जब तक अमित जोगी, अजीत जोगी कांग्रेस की ताकत बने हुए हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन हो पाएगा, मुझे संदेह है। मतलब आपका इशारा है कि हाईकमान की दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव है, जो उसका फायदा ये लोग उठा रहे हैं। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजीत जोगी ने जब प्रदेश कांग्रेस के दूसरे नेताओं की नींद उड़ा रखी है, तब उनके विधायक पुत्र अमित जोगी का खुलेआम संगठन की गाइडलाइन को नजरअंदाज करना कई सवालों को एक साथ खड़े करता है। जोगी परिवार का अपना एजेंडा समझ में आता है, लेकिन संगठन जब पिता पुत्र के सामने असहाय साबित हो रहा हो तो फिर सवाल तो खड़े होंगे ही। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे उज्जैन में महाकाल के दर पर पहुंचे बीजेपी के दिग्गज। मंत्री जी नमस्कार, मैं अभी निकल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ये तो बात हुई जोगी परिवार और उनकी राजनीति की। अब हम आपको ले चलते हैं उज्जैन के महाकाल के मंदिर, जहां श्रद्धालुओं के बीच राजनेताओं का आना जाना बढ़ गया है। सावन के तीसरे सोमवार पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री उमा भारती और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पूजा अर्चना की। सावन सोमवार पर बीजेपी के 3 सूरमा महाकाल के दर पर थे। भस्म आरती में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री उमा भारती, पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी महाकाल की पूजा की। सीएम शिवराज भी पत्नी साधना सिंह के साथ पहुंचे, पूजा की। इसके बाद शाही सवारी में शामिल भी हुए। दर्शन तो महाकाल के तीनों ने किए, लेकिन मकसद अलग अलग थे। निकाय चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी, तो जनता का आभार मानने और महाकाल की सवारी में शामिल होने सीएम शिवराज उज्जैन पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने महाकाल बाबा के दर्शन किए, मजीरे बजाए और फिर सवारी को कंधे पर भी उठाया। कैलाश विजयवर्गीय को भी नई जिम्मेदारी मिली थी। पार्टी महासचिव बनाए गए थे और उन्नति हो तो बाबा के दरबार में पहुंच गए। बीजेपी नेत्री और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी महाकाल का आशीर्वाद लेने उज्जैन पहुंची। आनंद की कल्पना करना और शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। वहां बैठने के बाद जो अनुभूति होती है वो अद्भुत है, अलौकिक है। और कभी भी भगवान के पास जाकर कोई मन्नत नहीं मांगता। हमेशा कहता हूँ भगवान इतनी शक्ति दे कि हम समाज की सेवा कर सकें, ईमानदारी से कर सकें। निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए सीएम शिवराज ने जमकर पसीना बहाया था। जीत भी बम्पर मिली। आगे भी जीत का परचम लहरे सो महाकाल के दर पहुंचे और आशीर्वाद लिया। उज्जैन से एक्सप्रेस रिपोर्टर राहुल शर्मा। इस खबर में हमारे साथ जुड़ गए हैं उज्जैन से हमारे सहयोगी राहुल शर्मा। राहुल, 3 बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं ने आज महाकाल में जाकर के पूजा अर्चना की, कोई खास वजह? जी देखिए, उज्जैन में वैसे भी प्रदेश के कई बड़े नेता जो हैं उज्जैन में आकर बाबा महाकाल की भस्मारती में शामिल होते, क्योंकि श्रावण का भी महोत्सव चल रहा है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय सुबह भस्मारती में शामिल हुए। इसके बाद दोपहर 12:30 से 1 बजे के बीच में शिवराज सिंह चौहान जो प्रदेश के मुखिया हैं वो भी यहाँ पर शामिल हुए। हालांकि उसी वक्त
केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी उज्जैन पहुंचे, लेकिन इनके बीच में कहीं भी बातचीत देखने को सामने नहीं मिली। हालांकि इन्होंने जब आरती हो रही थी उस बीच में इन दोनों का आमना सामना हुआ, लेकिन आमने सामने के बीच में भी इन्होंने कहीं भी बातचीत नहीं की, कहीं भी हाथ नहीं मिलाया, कहीं भी गले नहीं मिले। चलिए राहुल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रंजन जी, आखिर तस्वीर जो बोल रही है, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, कैलाश जी अलग पहुंचे, लेकिन शिवराज जी पहुंचे, साथ में उनकी पत्नी साधना सिंह थी, लेकिन तस्वीर में उमा भारती भी बगल में बैठी हैं, जो पिछले दिनों 2 दिन से भोपाल में थी। यहाँ इन दोनों की कोई सार्वजनिक तौर पर मुलाकात नहीं हुई, महाकाल के दर पर दोनों मिले हैं। क्या सोचते हैं, जो बातें उमा भारती ने पिछले दिनों यहाँ कही और जो जीत शिवराज जी को मिली है, इन दोनों को कहाँ एक साथ चलते हुए आप देख रहे हैं? तो उमा जी ने जो कही है कि बड़ा महत्वपूर्ण बात उन्होंने बोली, जो अभी तक नहीं बोली थी, कि मैं मध्य प्रदेश का सीएम मतलब एक बार हटने के बाद कभी बनना नहीं चाहती थी, नंबर 1, और नंबर तो कभी बनना भी नहीं चाहूँगी। तो तीसरी जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही वो काबिल गौर बात है कि हम हमेशा शिवराज सिंह चौहान को बार बार मुख्यमंत्री बनना देखना चाहेंगे और मेरा सपोर्ट पूरा रहेगा। इसके बाद उनका मिलना एक पॉलिटिकल दृष्टि या एक मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स में जो बहुत चीज़ें सामने होती हैं वो दिखती नहीं हैं, जो दिखती हैं वो सामने होती नहीं हैं, और सबका अपना अपना एक, जैसे उमा जी का भी व्यापम में नाम आ रहा है, शिवराज जी का व्यापम में संकट फंसे हुए हैं, और विजयवर्गीय जी का अपना एक नया कद मिला है, उनकी कहीं के कुछ आगे दृष्टि होगी। तो मतलब तीनों नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं जग जाहिर है, भले ही वो ना बोले, महाकाल के दर पे जाना बोले, और उनके सामने चुनौतियां की हैं, ये भी इससे भी सब वाकिफ हैं। चलिए, शुक्रिया रंजन जी आपको चर्चा में जुड़ने के लिए। सावन के सोमवार का अपना महत्व है, और जब कालों के काल महाकाल के दर पर राजनेता पहुंचे तो उनकी मन्नतों का अंदाजा लगाया जा सकता है। मध्य प्रदेश, खासतौर से बीजेपी की जिन 3 बड़ी नेताओं ने महाकाल के शरण में पहुंचे हैं, उनकी मनोकामनाएं किसी से छुपी नहीं है। वह बात और है कि वह प्रदेश और देश की खुशहाली का वास्ता देकर अपनी महत्वाकांक्षाओं पर विराम लगाने की कोशिश करते रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हम आपको छोड़ जाते हैं महाकाल के दर पर, आप भी दर्शन करके इसके महत्व को समझे और समझाएं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जूं हौं ॐ। स्वतंत्रता दिवस की समस्त क्षेत्र वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक दिनेश प्रजापति, अध्यक्ष नगर परिषद मल्हारगढ़ मंदसौर। नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीवुड एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं कर्णिका। रोजाना की तरह हाजिर हम लेकर बॉलीवुड अपडेट्स। बात करेंगे बॉलीवुड के गलियारों की हलचल की, तो चलिए शुरू करते हैं बॉलीवुड एक्सप्रेस। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ हमेशा ही कंट्रोवर्सी से बचने की कोशिश करती रहती हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से पेस्ट्री पर छाई भी रहती है, और इस बार भी कैटरीना ने कहा है कुछ ऐसा जिससे मच गया बवाल। कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर बॉलीवुड के हॉटेस्ट कपल में से एक हैं, और दोनों ने कभी अपने प्यार को सबके सामने एक्सेप्ट करने से गुरेज भी नहीं किया। दोनों एक दूसरे के साथ कभी छुट्टियां बिताते दिखे तो कभी दोनों एक साथ सफर करते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, कहा तो यहाँ तक जाने लगा था कि कैटरीना और रणबीर बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, और इन खबरों पर मुहर तब लगती दिखी जब कैटरीना रणबीर की फैमिली